हेलो बच्चों, मैं प्रवीण दुबे हमेशा की तरह सरदाना इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम एक सीरीज चला रहे हैं। इस सीरीज में हम सीजीएल के पेपरों का सॉल्यूशन कर रहे हैं और ये जो पेपर हैं अभी रिसेंटली पूछे गए थे, यानी कि ये मार्च के सारे पेपर मार्च के हैं, तो मार्च 2020 के, ठीक है ना। तो आज हम जो पेपर डिस्कस करेंगे वो पेपर आपका हुआ था 6 मार्च 2020 को, और ये शिफ्ट थर्ड यानी कि तीसरी पाली का ये पेपर है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सीजीएल में ओवरऑल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज हम पूरे 25 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे कि किस तरीके के पेपर यानी कि क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए थे, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से और देखते हैं भाई पहला क्वेश्चन क्या था। अब देखिए पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पर तो दिया हुआ है द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज़ 5% पर एनम फॉर दी फर्स्ट 4 years, 8% per annum for the next 3 years and 10% for the period beyond 7 years. If the simple interest occurred by the sum over a period of 10 years is 1815, then the sum is, क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कि यदि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक है, अगले 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक है और अगले 7 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए, मतलब और 7 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए 10% वार्षिक है। यदि 10 वर्षों की अवधि में उस धनराशि से अर्जित साधारण ब्याज 1850 रुपये है तो वह धनराशि क्या है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मान के चलिए आप किसी बैंक में कुछ पैसा जमा कर देते हैं। बैंक वाले आपको ऑफर देते हैं कि अगर आप 4 साल तक के लिए इस पैसे को बैंक में जमा रखते हैं तो बैंक आपको आपके मूलधन पर 5% की दर के हिसाब से ब्याज देगा, ठीक है। चलिए आपने 4 साल कंप्लीट हो गए, आप बैंक से अपना पैसा निकालने के लिए गए। बैंक ने आपको एक और ऑफ़र दिया, बोले कि भाई हमारे यहाँ एक और ऑफ़र आया है, इसमें यदि आप पैसा 3 साल और जमा रखते हैं बैंक के अंदर तो अब ब्याज की दर जो आपको पहले 5% मिल रही थी अब वो 3 सालों के लिए आपको 8% के हिसाब से मिलेगी। तो आपने कहा चलो बस बहुत अच्छी बात है, 3% ज़्यादा बढ़कर मिल रहा है। तो आपने कहा चलो ठीक है, तो 3 साल के लिए और जमा कर देते हैं, अभी कोई उपयोग हमारे पैसे का है नहीं। तो फिर आपने 3 साल बाद और गया, मतलब टोटल 7 साल का ड्यूरेशन हो गया। तो जब आप 7 साल बाद यानी कि 4 साल पहले पहुंचे थे, फिर 3 साल बाद और पहुंचे, तो आपने कहा भाई अब पैसा निकाल लेते। तो बैंक वाले ने कहा अभी एक और ऑफर चल रहा है हमारे यहाँ, भाई अब इस पैसे को अगर आप जमा रखते हैं, आपका जो मूलधन है आप उसको जमा रखते हैं, तो बैंक आपको साधारण ब्याज की दर से अब जितने साल के लिए भी आप जमा रखेंगे हर साल जो ब्याज की दर है वो आपको 10% के हिसाब से मिलेगी, मतलब आपको मूलधन पर 10% का ब्याज मिलेगा। तो आपने कहा भाई ये भी बहुत अच्छी बात है, और आपने देखा कि आपको 3 साल और पैसे की ज़रूरत नहीं थी, तो आपने 3 साल के लिए और पैसा बैंक में जमा रखा, यानी कि 4 साल पहले फिर 3 साल फिर 3 साल और, यानी टोटल 10 साल के लिए बैंक में पैसा जमा रखा, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि 10 वर्षों के लिए, ठीक है। तो आपने 10 वर्षों के लिए पैसा जमा रखा। अब जब 10 साल कंप्लीट हो गए तो आप बैंक से अपना पैसा लेने गए, तो पैसा आपने लिया, तो जो मूलधन आपने जमा किया था, जो प्रिंसिपल आपने जमा किया था, उससे आपको 1850 रुपये ज़्यादा मिले। मतलब 10 सालों में आपको कितना ब्याज मिला, 1850 रुपये ब्याज मिला। तो आपने देखा कि 10 साल में 1850 रुपये मिल गया, तो आप भूल गए कि हमने कितना पहले पैसा जमा किया था 10 साल पहले। अब वो पैसा आपको निकालना है, मूलधन आपको बताना है। तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। आपको पता है कि साधारण ब्याज में हर बार जो ब्याज है वो मूलधन पर मिलता है, ठीक है। अगर समय की बात करें तो पहले 4 साल के लिए ब्याज की दर कितनी है, तो आप कहेंगे सर 5%, ठीक है। सेकंड केस में क्या हुआ, अगर आप 4 साल के बाद 3 साल और पैसा रखते हैं बैंक में जमा तो ब्याज आपको कितना मिलेगा, 8% के हिसाब से। फिर अगर ये 3 साल और हो जाते हैं, मतलब टोटल 7 साल हो जाते हैं, उससे ज़्यादा अवधि के लिए आप रखते हैं तो पैसा आपको कितना मिलेगा, ब्याज की दर आपको 10% के हिसाब से मिलेगी, ठीक है। तो आप देखिए आपने टोटल 10 साल के लिए पैसा रखा था, तो 4 और 3 7 हो गए, तो शेष जितने भी समय के लिए आप रखें 7 साल के बाद ब्याज की दर 10% ही रहनी है। तो लास्ट के 3 साल ब्याज की दर आपकी क्या रहेगी, 10%। तो 10% के हिसाब से ब्याज आपको देगा बैंक लास्ट के 3 साल में। तो आप जानते हैं साधारण ब्याज में 1 साल में यदि पहले साल ब्याज की दर 5% है तो 4 साल का टोटल ब्याज कितना बनेगा, तो आप कहेंगे सर 4 × %, समय का % से गुणा कर देंगे तो ओवरऑल आपको 20% ब्याज मिलेगा मूलधन का इन 4 सालों में, ठीक है। दूसरा आप देखिए फिर अगले 3 सालों में अगर हम बात करें तो आप दर का मल्टीप्लाई कर दीजिए समय से, तो फिर आपको मूलधन का 24% ब्याज मिल जाएगा अगले 3 सालों में।
इसी प्रकार अंतिम जो 3 साल थे उसमें ब्याज की दर 10% थी। अब 10% थी बेटा, तो 3 साल में आपको कितना मूलधन का 30% ब्याज मिल जाएगा। तो ओवरऑल कितना ब्याज मिला, इन सबको ऐड कर दीजिए। तो आप कहेंगे सर 4 और 4 और 2 3 7 74% आपको ब्याज मिल गया। मतलब जो मूलधन था उसका 74% केवल आपको ब्याज के रूप में प्राप्त हो गया। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मूलधन का 74% किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 1850 के बराबर, क्योंकि आपको टोटल ब्याज कितना मिला, तो आप कहेंगे सर टोटल ब्याज हमें 1850 रुपये मिला। तो यहाँ से आप 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो मूलधन का 1% किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 1850 और बटे में कितना 74। तो आप किसकी वैल्यू निकाल दीजिए 100% की, क्योंकि मूलधन अपने आप में क्या होगा 100%, तभी तो आपको उसका 74% 1850 के बराबर मिला है। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 से कैंसिल करते हैं, 2 3 6 2 7 14, 2 से ये कितने बार 50 बार, 37 से बेटा ये 5 बार कट जाएगा, तो ये भी 50 हो गया। 50 × 50 करेंगे तो 50 का वर्ग यानी कि 2500। तो ओवरऑल आपने कितना प्रिंसिपल यानी कि मूलधन जमा किया, अगर बात करें तो आपका मूलधन था 2500 रुपये। कितना मूलधन था 2500 रुपये। किस ऑप्शन में दिया है आपको, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी क्या हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन लिखा है ए बी एंड सी कैन इंडिविजुअली कंप्लीट ए टास्क इन 20 days and 16 days and 30 days respectively if A and B started working on the task and they worked for 4 days and left, then the number of days required by C to finish the remaining task is। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि A, B और C अकेले अकेले क्रमशः 20, 16 और 30 दिन में कोई कार्य पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि A और B ने काम करना प्रारंभ किया और उन्होंने 4 दिन काम करके छोड़ दिया, शेष कार्य को पूरा करने के लिए C को कितना समय चाहिए। देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो टाइम एंड वर्क में आपको 2 चीज़ों का फोकस रखना है, हमेशा आपसे बोलते हैं। पहली चीज़ क्या है बेटा, तो आप कहेंगे सर कार्य, तो आपको पहली चीज़ क्या निकालनी है, कार्य। तो कार्य कैसे निकालते हैं, जो भी दिन दिए रहते हैं उनका एलसीएम लेके। और दूसरी चीज़ आपको क्या निकालनी है, तो आप कहेंगे सर क्षमता। क्षमता की अगर बात करें तो एफिशिएंसी, क्या चीज़ है ये, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब आप जानते हैं बेटा, एक दिन में किया गया कार्य, एफिशिएंसी है ये। तो एक दिन में किया गया कार्य, ठीक है, एक दिन में कोई व्यक्ति कितना काम करता है वो उसकी क्षमता कहलाती है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है और सी कितने दिन में करता है। तो यहाँ पर हम ए, बी और सी के तीनों के दिन लिख लेते हैं। तो ए को यहाँ पर दिया है कि 20 दिन में करता है, बी 16 दिन में करता है और सी 30 दिन में करता है। एलसीएम की अगर हम बात करें तो एलसीएम कितना आएगा, तो देखिए 16 कम 16, 16 पंचे 80, 240 आ सकता है एलसीएम, तो बिल्कुल आएगा। 16 3 48, 240 बिल्कुल आ जाएगा। 16 से कट जाएगा क्या 240, आप देख लीजिए 240 16 से बिल्कुल कटेगा, 4 चौको 16, 4 से काटेंगे 240 आपका एलसीएम आ जाएगा। मतलब फाइनली आपका जो वर्क निकल कर आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा 240। तो आपने देखा यहाँ पर कि एलसीएम आया आपके पास कितना 240। अब देखिए आप ए 20 दिन में 240 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो आप कहेंगे सर 12 यूनिट। तो एक की क्षमता कितनी आ गई 12। अब आप बी 16 दिन में 240 करता है, एक दिन में कितना करेगा, तो आप कहेंगे सर 16 एकम 16, 4 20 4 24 80 हो जाएगा, 16 पंचे 80। तो ये एक दिन में 15 यूनिट काम करेगा। ये 30 दिन में 240 करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो आप कहेंगे सर 8 यूनिट काम करेगा। तो सबसे ज़्यादा क्षमता किसकी है, तो आप कहेंगे बी की, और सबसे कम क्षमता किसकी है, तो सी की। अब आप ये भी जानते हैं जो दिन ज़्यादा लेता है उसकी क्षमता कम होती है और जो दिन कम लेता है उसकी क्षमता ज़्यादा होती है। ठीक है, अब बात क्या हो रही है कि ए और बी ने काम प्रारंभ किया और 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले तो ए और बी की। एक दिन में कितना करता है 12, बी एक दिन में कितना करता है 15, तो दोनों मिलकर कितना करते हैं 27। इन्होंने कितने दिन काम किया 4 दिन, 4 दिन में कितना कर दिया 7 चौक 28 की 8, हासिल में 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 108 यूनिट काम हो गया। अब अगर बेटा 108 यूनिट काम हो गया तो बचा कितना, तो अगर हम बात करें कि शेष कार्य कितना बचा, तो आप कहेंगे सर शेष कार्य के लिए आपको पूरा जो कार्य है 240
उसमें से कितना काम हो गया 108, उसको माइनस करना पड़ेगा। तो 10 में से 8 जाएगा तो आप कहेंगे सर 2, 1 जाएगा तो 3 और ये कितना 132 यूनिट का काम अभी बचा है। अभी 132 यूनिट का काम किसको करना है? तो आप कहेंगे सर ये काम तो सी को करना है, क्योंकि अब ए और बी जो है वो काम नहीं करते हैं। तो सी को अगर काम करना है तो सी एक दिन में कितना करता है 8 यूनिट। कितना काम करना है उसको 132 यूनिट। कितना दिन लेगा वो? तो आप कहेंगे सर दिन निकालने के लिए जो कुल कार्य है, जो बचा हुआ कुल कार्य है, उसको आप सी की क्षमता से भाग दे दीजिए तो ये सी के दिन निकल आएंगे। ठीक है, तो आप किससे कट रहा है? तो आप कहेंगे सर 4 से काट दीजिए, 8 से काट दीजिए, 8 एकम 8, 8 5 13 होता है, 52 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 8 चौक 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, 4 बचेगा, 4 बटे कितना हो जाएगा 8, ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो आपका 16 सही 1/2 दिन आ जाएगा। यानी कि सी को शेष काम करने में 16.5 दिन का समय लगेगा। 16.5 दिन आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी क्या हो गया बेटा? आपका आंसर हो गया। कितनी बात क्लियर हो गई? टाइम एंड वर्क में फोकस किस पर रखना है? हमेशा वर्क पर और एफिशिएंसी पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि कुछ नंबर्स आपको दिए हुए हैं। यहाँ पर लिखा है इफ बी प्लस सी इक्वल टू ए एक्स, सी प्लस ए इक्वल टू बी वाई, ए प्लस बी इक्वल टू सी जेड, देन द वैल्यू ऑफ 1/9 1/x प्लस 1 प्लस 1/x प्लस वाई प्लस 1 प्लस 1/z प्लस 1 इज। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि b प्लस सी बराबर ए एक्स हो, c प्लस ए बराबर बी वाई हो, a प्लस बी बराबर सी जेड हो, तो आपको इस चीज़ की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कोई आपको मेथड पे नहीं जाना है। इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आए तो कोशिश करें कि वैल्यू पुट कर पाएँ, आप किसी वैल्यूज़ को पुट कर पाएँ जिससे आपका क्वेश्चन आंसर ईजी हो जाए और आंसर जल्दी आ जाए। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर आपको दिया क्या है, तो आप कहेंगे सर b प्लस सी बराबर ए एक्स दिया है। दूसरा आपको क्या दिया है, तो आप कहेंगे c प्लस ए बराबर बी वाई दिया है, a प्लस बी बराबर सी जेड दिया है, ये आपको दिया है। अब आप यहाँ पर अब आप क्या करें, यहाँ पर ऐसी वैल्यूज़ लें जिससे ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। ए बी सी एक्स वाई जेड में ये इक्वेशन है, तो ए बी सी के ऐसे मान लें और एक्स वाई जेड के ऐसे मान लें कि जिससे ये सेटिस्फाई हो जाए। तो हमें एक कंडीशन दिख रही है, क्या दिख रही है कि अगर हम a बराबर b बराबर c बराबर 1 रख दें, x बराबर y बराबर z बराबर 2 रख दें, तो देखिए अगर हम ये वैल्यूज़ यहाँ पर रखते हैं, अगर ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर रखते हैं तो क्या सेटिस्फाई हो रहा है? देखिए b और c की वैल्यू 1 1, तो ये 2 हो गया, a की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 और ये 1 इंटू एक्स की वैल्यू 2, तो 2 बराबर 2 आया कि नहीं? सेम इसी तरीके से इसमें भी सेटिस्फाई हो जाएगा, इसमें भी सेटिस्फाई हो जाएगा। अब जो हमें ज्ञात करना है उसमें ए बी सी के मान तो है नहीं, उसमें किसके मान दिए? एक्स वाई जेड के, और एक्स वाई जेड हमने क्या माना? 2 2 के बराबर माना। तो अगर ये मान हम इसमें रख के देख लें कि हमारी वैल्यूज़ क्या आ रही है, तो ऑप्शन मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पर आपको दिया क्या है? 1/9, यहाँ पर लिखा है 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1 प्लस 1/z प्लस 1। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो हमने एक्स वाई जेड का मान कितना माना है? यहाँ पर 2 2 2 2 रख दीजिए बेटा, तो 1/9 ये कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 2 और 1 3 प्लस ये कितना हो जाएगा? 2 और 1 3 प्लस ये कितना हो जाएगा? 2 और 1 3, क्योंकि आपके पास x की वैल्यू भी 2 है, y की वैल्यू भी 2 है और z की वैल्यू भी 2 है, तो 2 1 3 2 1 3 2 1 3, एलसीएम कितना आएगा? 3, और ऊपर अगर एलसीएम 3 आएगा तो ऊपर 1 1 1 कितना हो जाएगा? 3, तो ये आपका 1/9 इंटू ऊपर कितना 3/3, ये तो कैंसिल आउट हो गया। आपका आंसर कितना आया? 1/9। तो 1/9 ही बेटा आपका क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर होगी बात? किस ऑप्शन में दिया आपको? तो ऑप्शन सी में दे रखा है। तो ध्यान रखना, जब भी आपके पास अलजेब्रा का इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपके पास जो इक्वेशन दिए हैं उनको आप किसी वैल्यू से सेटिस्फाई करने की कोशिश करें। जैसे हमने देखा कि यहाँ पर ए बी सी बराबर अगर 1 रखते हैं और एक्स वाई जेड बराबर 2 रखते हैं तो ये इक्वेशन काफ़ी आसानी से सेटिस्फाई होगी, और सेटिस्फाई हो गई तो बस आपको मान जो निकालना है उसमें एक्स वाई जेड ही दिया है तो उसकी वैल्यू रख दीजिए, आपको आंसर आ गया 1/9। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, बोल रहा है 4 से 7 में एक डायरेक्शन दी है, आपको एक टेबल दी है, उसके बेस पर ये क्वेश्चन है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिटेल ऑफ 5 कमोडिटीज A B C D and D
with quantity required and their cost for a family in a month. Study the table and answer the question that follow. बोल रहे हैं भाई निम्नलिखित तालिका में 5 वस्तुओं A, B, C, D और E की एक माह में आवश्यक मात्रा और एक परिवार के लिए उनके क्रय मूल्य का वितरण दिया गया है। तालिका का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। देखिए तालिका में आपको क्या क्या दिया है, टेबल में आपको क्या क्या दिया है। कमोडिटी दी है, मतलब जो सामग्री है वो सामग्री आपके पास A, B, C, D, E 5 प्रकार की सामग्री आती है हर महीने में। क्वांटिटी रिक्वायर्ड पर मंथ इन केजी, हर महीने में कितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब A आपको 15 किलो चाहिए रहता है, B आपको जो कमोडिटी है वो 20 किलो, C 12 किलो, D 40 किलो और E 8 किलो चाहिए रहता है हर महीने में। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है रेट पर केजी इन रुपीज़, यानी कि 1 किलोग्राम का रेट दिया है यहाँ पर। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है वो 2016 से 2019 में अलग अलग रेट दिया है। मतलब कमोडिटी A जो 2016 में कितने की आती थी 60 रुपये प्रति किलोग्राम आती थी, 2019 में 80 हो गई। कमोडिटी B 2016 में 50 रुपये प्रति किलोग्राम आती थी, 2019 में 60 हो गई। कमोडिटी C 2016 में 35 थी, 19 में 40 हो गई। कमोडिटी 75 थी, 85 हो गई और जो E है वो 64 थी, वो 72 हो गई। मतलब 1 किलोग्राम की जो कीमत है वो 2016 से 19 के बीच में कितनी बढ़ी है वो आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन A एंड D कमोडिटीज इन द ईयर 2019 इज। क्वेश्चन आपसे कह रहा है वर्ष 2019 में वस्तुओं A और D पर व्यय की गई कुल राशियों का अनुपात क्या है। मतलब 2019 में आपने A राशि जो है, A कमोडिटी जो है, A जो वस्तु है उस पर कितना रुपए खर्च किया और D जो कमोडिटी है वस्तु है उस पर 2019 में आपने कितना खर्च किया, तो उनका आपको अनुपात बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं A की और D की। ठीक है, अब देखिए A क्वांटिटी जो कमोडिटी है वो आप कितना लेते हैं 15 किलो, 2019 में उसकी कीमत कितनी है 80 रुपये। कितनी है 80, 2019 की बात कर रहे हैं। तो देखिए आपने कमोडिटी एक ली, A ली 15 किलो और 80 रुपये प्रति किलोग्राम उसकी कीमत है। प्रति किलोग्राम कीमत कितनी है उसकी 80 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत है 2019 में। अब कमोडिटी D की बात करें तो D आपने कितनी खरीदते हो हर माह 40 किलोग्राम और उसकी कीमत कितनी है 2019 में 85 है। तो यहाँ पर बताइए अगर 1 किलो 85 आती है, 85 की आती है 85 की, तो 40 किलो कितने की आई होगी। बस ये आपने खर्च किया, ये क्या आ गया व्यय आ गया, ये एक्सपेंडिचर है आपका, ये क्या आ गया एक्सपेंडिचर निकल कर आ गया, खर्चा निकल कर आ गया। ये किस पर कमोडिटी A और B पर, उनका रेशियो बनाना है। तो 40 दूना 80, ठीक है, 15 × 5 = 15 और 5 से ही काट दीजिए तो ये 17 बाट कट जाएगा, 17 × 5 = 85। तो ये कितना हो जाएगा भाई 3 दूनी 6 और ये कितना हो गया आपका 17। तो 6:17 के अनुपात में वो क्या करता है कमोडिटी A और D पर व्यय करता है 2019 में। तो 6:17 किस ऑप्शन में दिया है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन D में दिया है, तो ऑप्शन D आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए सेम टेबल है। द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज पर केजी इन द रेट ऑफ द कमोडिटी D फ्रॉम 16 to 19 इज, बोले हैं 2016 से 2019 तक वस्तु D के मूल्य में वृद्धि प्रतिशत प्रति किलोग्राम बताना है। मतलब 2016 से 19 तक वस्तु D का जो मूल्य था उसमें कितने प्रतिशत प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई, मतलब प्रति किलोग्राम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। D की बात करें तो देखिए D की बात करें तो पहले 2016 में उसकी कीमत 75 थी, 2017 में कितनी हो गई 2019 में हो गई। बात किस में हो गई 2019 में। तो देखिए यहाँ पर D की हम बात कर रहे हैं कि 2016 में कितने रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से आती थी, तो आप कहेंगे सर 75 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से आती थी। 2019 में उसकी कीमत कितनी हो गई, तो आप कहेंगे सर 85 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। ठीक है बेटा, तो आप देखिए 75 से 85 हो गई, कितने की वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे सर 10 रुपये की। अब वृद्धि और कमी हमेशा किस में देखा जाता है मूल से। मूल कितनी थी मतलब ओरिजिनल कितनी थी,
तो प्रतिशत वृद्धि आपको देखनी है तो वो 75 से देखी जाएगी। तो 10 की वृद्धि हुई, किस में हुई भाई? 75 में। 75 ही तो बढ़कर 85 हुआ, इंटू क्या कर देंगे 100। 25 दिया 75, 25 चौको 100, तो ये आपका आ जाएगा 40/3। इसको आप लिख सकते हैं 13×3 = 13.33%, या 13 से ही 1/3%। किस ऑप्शन में दिया है बेटा आपको? तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है। 2016 से 2019 में, 17 नहीं है, 2019 में 75 से कितनी हो गई? 85 हो गई, तो 10 रुपए की वृद्धि हुई। अब 10 75 का कितना प्रतिशत है? तो ये आपका 13.33% है, यानी कि उसकी कीमत में 13.33% की वृद्धि हो गई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। द टोटल अमाउंट स्पेंड पर मंथ ऑन दी 5 कमोडिटीज बाय द फैमिली इन द ईयर 2019 इज। बोले उस परिवार द्वारा वर्ष 2019 में सभी 5 वस्तुओं पर प्रति माह खर्च की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए 2019 में। ठीक है, तो देखिए सभी वस्तुओं की बात कर रहे हैं, तो अगर हम बात करें यहाँ पर ए जो वस्तु है वो 15 किलोग्राम खरीदी जाती है और उसकी कीमत कितनी है 2019 में? तो 80 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो 15 अट्ठे 120, यानी कि टोटल 1200 रुपये आप केवल ए प्रकार की वस्तु को खरीदने में खर्च करते हैं 2019 में। अब हम बात करते हैं बी की। तो अगर हम बी की बात करें बेटा यहाँ पर, तो बी कितना खरीदते हैं आप? टोटल 20 किलोग्राम हर महीने में, और 2019 में इसकी कीमत कितनी है? तो 60 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो इस पर भी आप कितना खर्चा करते हैं? 1200 रुपये का खर्चा करते हैं। अगर हम सी वस्तु की बात करें तो सी जो है वो आप 12 किलोग्राम खरीदते हैं हर महीने में, कीमत इसकी कितनी है? 40 है। तो 12 चौक 48, यानी कि 480 रुपये इस पर खर्च करते हैं आप हर महीने में 2019 में। और डी वस्तु की अगर हम बात करें तो ये आप कितना खरीदते हैं? 40 किलो खरीदते हैं, और इसकी प्रति किलोग्राम कीमत कितनी है 2019 में? तो 85 है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 चौक 32 और 5 चौक 32, 2 3 3400 हो जाएगा। ये आपका टोटल कितना हो गया? 3400 रुपये खर्च करते हैं आप। देखिए 8 चौक 32, 3200 हो जाएगा, और 40 5 200, तो 3400 हो गया। और लास्ट आपकी डी जो वस्तु है उस पर आप कितना खर्च करते हैं? तो ये आप खरीदते हैं 8 किलो, और इसकी कीमत कितनी है? 72। तो इन दोनों का और मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 2 16 की 6, हासिल में 1, 8 7 56 और 1 57। ठीक है, अब देखिए इन सबको ऐड कर दीजिए, 0, तो ये 6 आ गया। सबसे पहले आप ये देखिए कि इकाई के अंक में 6 कहाँ है। तो देखिए 4 ऑप्शन में केवल एक ऑप्शन में आपको 6 दिया, तो यहाँ से आप समय बचा सकते हैं, ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो 6 पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आप ऐड कर लेते हैं। ये आपका 8 और 7 15 की 5, हासिल में 1, 5 और 4 9 और 4 13 और 3 13 और 7 कितना? 20। एक बार फिर से देख लीजिए, 4 5 और 4 9, 9 और 4 कितना? तो आप कहेंगे 13, 13 और 7 कितना? तो आप कहेंगे 20। अच्छा 7 तो ये ऐड हो गया, इसका ये आपका 18 हो जाएगा, 18 की 8, हासिल में कितना बेटा? तो आप कहेंगे सर 1, तो 3 3 और 3 6, तो ये कितना हो गया? 6, यानी कि 6856, वही आंसर है आपका। तो केवल इकाई के अंक के माध्यम से भी आप आगे बढ़ सकते थे, पूरा आपको सम करने की जरूरत नहीं थी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द एक्स्ट्रा अमाउंट स्पेंट ऑन कमोडिटीज बी एंड सी इन द ईयर 2019 एज कंपेयर टू दैट इन ईयर 2016 इज। बोले वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2019 में वस्तुओं बी और सी पर अतिरिक्त व्यय की गई राशि कितनी है? तो अतिरिक्त व्यय की गई राशि कितनी है भाई? जितना पैसा बढ़ गया होगा प्रति किलोग्राम, उतना ही पैसा आपको हर किलोग्राम पर ज़्यादा देना पड़ा होगा। तो इन्होंने बोला किस में? बी और सी में। तो सबसे पहले तो आप अंडरलाइन कर लें किसको? बी और सी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 2016 में भी आप 20 किलो लेते थे बी वाली मात्रा, और सी को भी आप 20 किलो खरीदते थे। जो कमोडिटी बी थी और कमोडिटी सी थी, वो वस्तुओं की हम बात करें तो वो पहले आप 20 किलो खरीदते थे 2016 में भी, और 19 में भी आप 20 किलो ही खरीदते हैं। यहाँ पर सी की बात करें तो सी आप पहले 12 किलो खरीदते थे 2016 में भी, और 2019 में भी 12 किलो खरीदते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि 2016 की तुलना में वर्ष 2019 में वस्तुओं बी और सी की पर अतिरिक्त व्यय की राशि बताइए। अतिरिक्त व्यय कब होगा? जब उसकी कीमत बढ़ गई। देखिए 50 से 60 हो गई, तो कितनी बढ़ गई? 10, 35 से 40 हो गई, कितनी बढ़ गई? 5। तो आप देखिए आप यहाँ कितनी खरीदते थे? 20 किलो खरीदते थे। 20 किलो खरीदते थे तो 20 किलो पे कितना एक्स्ट्रा रुपये जाएगा आपका?
तो 10 रुपये बढ़ गया तो आपका एक्स्ट्रा रुपये कितना जा रहा है 2019 में, 200 रुपये एक्स्ट्रा जा रहा है केवल बी पर। और 2019 में आप 12 किलो क्या खरीदा आपने, सी वाली वस्तु खरीदी और उस पर 5 रुपये बढ़ गए, तो 5 रुपये के हिसाब से 12 किलो पे कितना 60 रुपये एक्स्ट्रा ये जा रहा। तो टोटल कितना रुपये जा रहा आपका एक्स्ट्रा 2019 में 2016 की तुलना में, तो 260 रुपये एक्स्ट्रा आपको देना पड़ रहा। तो ऑप्शन किस में दिया है बेटा, ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। भाई जो गैप आया वही उतना ही पैसा तो आपको ज़्यादा देना पड़ रहा, मात्रा में तो आपने कोई भी चेंज नहीं किया ना। 2016 में भी आप जो वस्तु बी थी वो 20 किलो लाते थे और 2019 में भी 20 किलो ही लाते हो। 2016 में जो वस्तु सी थी वो 12 किलो खरीदते थे, 2019 में भी आप 12 किलो खरीदते हो। तो जब कीमत बढ़ गई 50 से 60 तो 10 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहा है, हर 1 किलोग्राम पे 10 किलो रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है, 10 किलो नहीं 10 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो 20 किलोग्राम पे 200 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। इसी प्रकार सी प्रकार की जो वस्तु थी उस पर आपको हर 1 किलोग्राम पे 5 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है अब 2019 में, तो 12 किलो पर कितना ज़्यादा जाएगा आपका 60 रुपये। तो यानी कि टोटल ओवरऑल 2016 की तुलना में 2019 में बी और सी जो प्रकार की वस्तु है उस पर आपको 260 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा। क्लियर होगी बात, चलिए आगे बढ़ते हैं।